नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर ज़िंदगी बने आसान के एक और पॉडकास्ट में। आज के शो में जो हमारे गेस्ट हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी एक सस्पेंस बताया है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके नाम में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा नाम सीरियसली मेरी उस बात से, उस रील से आप लोगों को मे बी हिंट मिला नहीं मिला, बहुत फेमस है, बहुत रिनाउंड है ओवरऑल पूरे झारखंड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुमका में। और अब उन पर्सनालिटी से फाइनली मिलाने का समय आ गया है और आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज ये बिल्कुल ही नया टॉपिक होने वाला है हमारे बीच में। एक सोशल वर्कर, एक सिंगर और बहुत छोटी एज में बहुत नाम कमाया है, बहुत मतलब स्पेशल। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से इनके बारे में एक्सप्लेन करूं, तो बेटर है कि उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं। स्वागत करते हैं हम मुकेश RDX जी का। वेलकम, थैंक यू सो मच मुकेश जी हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। नो प्लीज़ ये बोल के मुझे मत एम्बैरेस कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, दैट्स बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। सो मुकेश जी, जैसा कि ये सवाल प्राय आपसे लोग करते हैं और मैं करना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शक इस सवाल का जवाब जाने। बिल्कुल। RDX क्या है ये, क्यों आपके नाम के साथ में ये RDX वर्ड जुड़ा? असल में जब हम लोग कॉलेज टाइम था और कॉलेज टाइम में हम लोग जैसे दोस्त यारी में बैठते थे तो लगता था कि मतलब मुकेश नाम है, मुकेश नाम बहुत सारे नाम हो जाते हैं। होता है वो द वाला नहीं फील होता है कि द मून वो टाइप से, मतलब लोग एक आपको सिर्फ क्यों जाने या आपको सिर्फ क्यों समझे यार, ऐसा क्या लगे कि लोग ये नाम पे मतलब यही है भाई, स्पेसिफिक कोई पर्सन का अगर किसी का ये हो तो उससे दोस्त यार कुछ नाम हम रखा जाए यार। और ये नाम पड़ गया है और ये दोस्तों ने मिलकर हम लोगों ने रखा था। और इसलिए भी कि आप अलग कैसे लगेंगे लोगों से, भीड़ से एक अलग दिखना है या आपके क्या चीज़ आपको लोग जाने आना। मुकेश बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बस मुकेश RDX भी अब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोना में मुझे भी पहचाना जाएगा जब RDX की बात होगी तो और इसलिए भी क्योंकि ये नाम अब RDX एक बम भी है, RDX एक दवाई भी है। और ये इसलिए भी नाम था, ये बहुत बेहतर लगा और क्योंकि सोशल वर्क का काम करते हैं, लोगों के लिए हेल्प के लिए कहीं भी इधर उधर चले जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक बम की तरह गुस्सेल भी अंदर से उस जगह पर गुस्सा होते हैं, उस जगह पर वो RDX वाला प्रवृत्ति दिखना चाहिए, बम वाला प्रवृत्ति उस जगह जहाँ दिखना चाहिए, जहाँ दिखने वो आप कहीं अन्याय हो आप वहाँ बम बन सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत है महरम का तो आप मेडिसिन बन सकते हैं। तो ये RDX का यही मीनिंग था कि वो अब बम भी है मेडिसिन भी है। अब जरूरत के हिसाब से कहाँ यूज होना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ये नाम RDX, माने ये नाम आपका पेरेंट्स ने नहीं दिया है, ये आपका खुद का क्रिएटेड है। दोस्तों ने मिलकर। ओके, तो मतलब आपके दोस्तों को तो हैट्स ऑफ, क्या नाम चूज किया है। और मैं पर्सनली जो आज शेयर कर चुकी हूँ और दोबारा करना चाहूँगी, आपको भी बताती हूँ। बिल्कुल। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपका ये नाम सुना था, मैंने मुकेश नहीं सुना था, सिर्फ RDX। आई वाज लाइक RDX ये कैसा नाम है, मतलब मैं अमेज्ड हो गई थी। और सीरियसली बताओ ना, ये नाम मैंने एक मूवी में सुना था, वेलकम, जिसमें फिरोज सर ने रोल प्ले किया। मेरे माइंड में वैसा ही कुछ विजुअलाइज हुआ, RDX माने वैसा वही गुंडा टाइप का वो गुंडा नहीं, वो बहुत बड़ी पदवी, अंडरवर्ल्ड के डॉन, छोटा काम नहीं है वो, चिंदी नहीं। बिल्कुल, तो मैंने क्या वैसी पर्सनालिटी, बट आपसे मिलने के बाद यू आर वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। मैंने जो नाम में आपने जो मुझे मीनिंग बताया, इसका हमारे दर्शकों को बताया, बॉम्ब वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है, मेडिसिन डेफिनेटली, बिकॉज आपको मैंने देखा फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, बिल्कुल आपको जानने की बहुत छोटी सी कोशिश थी, बट नहीं कर पाई मैं एक्चुअली। तो समझ में आया कि हाँ, समाज के लिए बहुत काम आप कर रहे हैं। और आपका सोशल वर्क जो मेजर आपका फील्ड है, इसमें आप कब से जुड़े हैं, कितना समय हुआ? बहुत कम समय से, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक इच्छा थी, बहुत प्रबल इच्छा थी कि हम जुड़े हैं, क्योंकि जब छोटे थे, बचपना जब थी, तब से मैं मतलब ऐसे अवस्था से गुजरा हूँ, मतलब देखा हूँ घर परिवार की भी स्थिति, कि मुझे लगता था कि ऐसे समय में कोई मसीहा आ जाए, मसीहा नहीं बोलेंगे या फिर जो भी मददगार जो हो, ऐसे समय में कोई आ जाए। सिर्फ हमारी स्थिति नहीं, और भी मैं लोगों को देखता था जिनको ज़रूरत थी लोगों के हेल्प की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था मैं बड़ा होऊंगा तो भाई ऐसे चीज़ में ज़रूर आगे बढ़ूंगा, वैसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेगा जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, जो नीडी पर्सन हो। तो कहीं ना कहीं होता कि आप किसी
दूसरे से किसी अच्छा काम की आप उम्मीद करते हैं, उससे अच्छा क्यों ना कि आप शुरुआत करें, आप पहल करें। जरूर हो सकता है कि कुछ नहीं भी तो कुछ लोग आपको देख के, ज़्यादा नहीं भी तो कुछ लोग आपको देख के जरूर वो इंस्पायर हो जाए, वो भी आपकी तरह काम करना शुरू कर दे और समाज में अपना योगदान दे। जी तो बिल्कुल। बस वही से एक स्टार्टिंग हुई थी और बस चल रहा है। मतलब बचपन से ही ये बीज पड़ चुका था मन में कि मुझे कुछ करना है समाज के प्रति। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और आज आपका सोशल वर्क तो इतनी ऊंचाइयों पर है, समझ में आता है, लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो मतलब ऐसा क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोग जिसके ऊपर आप वाकई में वर्क करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए या ओवरऑल सबके लिए, ऐसा कुछ? देखिए, आप अगर एक कोई ग्रुप समूह तक के लिए कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका कुछ निजी लाभ हो सकता है। ओके। ये आप बिल्कुल, अब आप ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, तो मानवता ने कभी एक धर्म तक, एक संगठन तक या एक तबके तक ये बात नहीं की है। आप अभी फिलहाल वैसे हर एक लोग जो नीडी हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ उनको लगे कि हमारी मदद से उनको कुछ उनके बेहतरी के लिए कुछ किया जा सकता है, तो बस निकल पड़ना है, काम कर देना। तो दर्शकों, आज ऐसे गेस्ट हमारे बीच में हैं, अगर वाकई में कोई नीड है तो आप इनसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली, अगर भगवान न करे किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े अपनी लाइफ में, लेकिन आज के समाज में ये देखा जाता है कि हर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उस समय वाकई में जब उन्हें कहीं से मदद नहीं मिलती, तो जो वर्ड आपने मसीहा यूज़ किया ना, वो एक्चुअल में होता है कि काश कोई मसीहे की तरह आए और हमें समस्या से निकलने में अपना हाथ बढ़ा ले। कोई किसी की समस्या नहीं सॉल्व कर सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा पहल कर लीजिए, रोते हुए को अपना कंधा दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मदद कर दीजिए, तो ऐसे हर कोई नहीं कर पाते हैं। आप ये कर रहे हैं, हैट्स ऑफ है उसके लिए आपको, एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। मुकेश RDX जी, सोशल वर्क तो डेफिनेटली आप करते हैं, उसके अलावा छुपे रुस्तम तो आप हैं, आप सिंगर हैं। मैंने एक शो में आपका गाना सुना था, प्रोग्राम में आप आए थे, एज अ गेस्ट थे आप वहाँ, चीफ गेस्ट, आपने गाना गाया था एंड आई वाज अमेज्ड। मतलब गाना भी हिंदी भी, संथाली भी एंड नागपुरी भी आपकी स्पेशलिटी है। तो ये भी क्या बचपन से ही माने आपका चॉइस था कि आपको सिंगर बनना है, या फिर अपॉर्चुनिटीज आई? चॉइस तो नहीं था असल में। जैसे हम जब छोटे थे तो हॉस्टल में जब रहते थे, फिर वहाँ से जब कुछ पर्व त्योहारों में तुम्हें घर जाता था और छुट्टी होती थी, जैसे हमारे प्रमुख त्योहारों में से सोहराई हो गया, बाहा हो गई, ठीक है। तो सोहराई वगैरह में जब मैं घर जाता था तो पापा पूछते थे कि तुम आए हो, क्यों आए हो? तो मतलब पापा हाँ, मतलब एक उनका अलग है, वो पूछते थे कि क्यों आए हो, तो बोला पर्व त्योहार है, खाएंगे पियेंगे नाचेंगे। और तो फिर देखो वो तो ठीक है, खाना पीना है तो अपना होता ही है ऑफ कोर्स कि त्योहार है तो भाई खुशियाँ बढ़ती है जी। तो त्योहार क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि जैसे आदिवासी हैं तो आप समझ सकते हो, प्रकृति पूजा, प्रकृति पर प्रकृतिवादी होते हैं, प्रकृति पर पूजने वाले, मानने वाले, तो कहीं ना कहीं हर एक त्योहारों का एक बहुत महत्व है। और सोहराय जब आते थे तो सोहराय जैसे पशुधन पर्व उसको हम लोग बोल सकते हैं। ये पशुओं को इसमें ये किया जाता है, पूजा जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनका एक बहुत योगदान रहता है कि कृषक परिवार से पहले हम लोग सारे लोग थे, तो उस समय उनके जरिए ही जुताई की जाती थी, फिर उससे बीज को, अनाजों को ही किया जाता था, तो उनको धन्यवाद देने के लिए पर्व का किया जाता है। फिर उसके बाद भी और कुछ कुछ इसके ये हैं। लेकिन जब जाते थे तो पापा मुझे बताते थे कि इसमें सोहराय जो है तो हमारा क्या है ना कि एक अलिखित दस्तावेज है। जैसे हम पुरानी चीज़ों को हम लोग लिख के हमारे लोगों ने नोट नहीं किया है, गाना के माध्यम से हम लोग बताते थे। ओके। सॉन्ग के माध्यम से जाहिर करते थे अपनी चीज़ों को, अपने पुरानी रूढ़ी प्रथा जो थी उस समय, जितनी भी उस समय की थॉट्स थी, वो सब लिखित नहीं है, सब गा के स्टोर किया हुआ है। बिल्कुल। तो अगर आपको समझना है आदिवासी समाज को तो कहीं ना कहीं आपको उसके गानों को समझना होगा। ओके। तो पापा मुझे बैठाते थे और मुझे बोलते थे कि गाना लिखो। ये गाना पापा अच्छे जानते थे, जानकार थे, अपने पकड़ थी उनकी भाषा और ये पर संगीत पर, गीत संगीत पर। तो उन्होंने मुझे रात में पहले वो बैठाते थे, हमको डायरी लगाते थे, उसमें लिखवाते थे कि ये गाना, ये और पार्टिकुलर ये गाना इस समय गाया जाता है। जैसे हम लोग 5 दिन का जैसे हम लोग मनाते हैं सोहराय, तो फर्स्ट दिन ये गाया जाता है, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, मॉर्निंग में ये, शाम में ये। तो वो सब लिखवा लेते थे, फिर मुझे बोलते थे
कि तुम जाओ, अब गांव घर में है, मस्ती तो होती थी। फिर मैं दादाजी लोग के साथ हो गए, चाचा लोग के साथ हो गए, घर घर जाते थे, जाले वगैरह होती है, उसमें हर एक घर जाया जाता है, बजाया जाता है, खुशियाँ बांटी जाती है। तो फिर जाते थे। और अच्छा है कि मतलब हम जब पापा सिखाते थे, अच्छा तो हम नहीं जाता था वहाँ, सीनियरों के साथ बैठ के मैं गाता था। ओके, हाँ। सिंस चाइल्डहुड। हाँ, तो बचपन से ही। तो वहीं से मेरा एक आ गया कि चलो भाई अच्छा गा लेते हैं, लगभग ठीक ठाक ही कर लेते हैं। Okay. ठीक है, तो मुझे गाना चाहिए। बाद में तो उसका स्टेज प्रोग्राम जैसे अभी तक लगभग हमको लगता है 250 से ज़्यादा स्टेजेस वगैरह शेयर कर चुके हैं। आपने किए हैं। हाँ, Okay. कर चुके हैं। तो वही से एक बेसिक ये मिला था गाने का। और इसके बाद तो हम धीरे धीरे फिर इधर बढ़े, तो फिर आपके तो एल्बम्स भी हैं और काफ़ी फेमस है, मतलब बहुत फेमस है एक्चुअली कहूँ तो। आपके गानों की इतनी बहुत चर्चा है, एंड मुकेश RDX नाम की चर्चा, सोशल वर्क की चर्चा, गाने की चर्चा, मतलब ओवरऑल आपके सिंगिंग के कहेंगे गुरु तो आपके पापा ही पापा हुए। ही। यू सो ब्लेस्ड कि वो भी शुरुआत हुई तो पापा से हुई। हाँ, पापा स्टार्ट किए। और एक मेरे दादाजी थे मधुपुर के, वो बहुत अच्छे सिंगर थे, वो भी अभी भी हैं, मतलब आई मीन। तो वो मुझे बताते थे, वो अच्छा गाते थे। और एकदम पहले मेरे जो शुरुआत हुई थी ना, पूरा कल्चर वाला सॉन्ग को लेकर हुई थी। और स्टेज, इसलिए मेरा स्टार्टिंग सॉन्ग सब जितना है ना, तो वो एकदम मतलब सोशली बेसिक पर, उसी पर पूरा रहता था, उससे ज़्यादा इधर नहीं। अभी भी मेरे जितने गाने हैं, मैं बिल्कुल कोशिश भी करता हूँ कि ऐसी कोई भी गाने ऐसे ना निकले जिससे समाज को ठेस पहुँचे, लोगों को ठेस पहुँचे। जैसे एक मेरे जो बहुत फेमस गाना, जो इसको अधिकतर मैं हर एक स्टेज में गाता हूँ, बीटी तम दो पोरेर धोन, ये संथाली वर्ड्स है। इसका मतलब है कि लड़कियों को जो बोला जाता है कि आप पराई धन हो, आप विवाह कर दिए जाओगे, आपको दे दिया जाएगा दूसरे शादी करके दूसरे घर जाना होगा। हाँ, अक्सर ऐसा मेंटेलिटी था कि लोगों को समझते बेटी एक बोझ होती है जी। ठीक है, तो इस पर एक गाना था, गाना मैंने गाया बहुत ज़्यादा। अधिकतर कहीं भी जाता हूँ स्टेज पे तो इस गाने को जरूर गाता हूँ, और महिलाएं खासकर वो बोलती है कि ये गाना गाइए। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है मुझे समाज में। उसमें मैंने वो उस गाने के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि लड़कियाँ बोझ लड़कियाँ बोझ नहीं होती, लड़कियाँ बोझ उठाने वाली होती हैं। ओके, मतलब महिलाओं के सम्मान में। हाँ। और ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है? हमने ये बहुत पुराना सॉन्ग था, लेकिन हाँ, तो कुछ स्टार्टिंग जो थी वो उस सॉन्ग से ये है। उसके बाद मैंने फिर लिरिक्स अपने से बनाया था, और बाद में उसको और भी लंबा किया था जी, मिलाया था। तो एक्चुअली संथाली तो नहीं समझ में आएगी, बट मुकेश जी थोड़े से 2 लाइन जरूर इस गाने के गाइए, और थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को उसका मीनिंग थोड़ा सा समझाइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, गाना ये कर देते हैं। बिल्कुल। Horku sanam rore nyaku mit nyaku biti tam do porere dhon indon badai biti tindo jibi miruti biti arang biti taram antar tinya gubut gubut biti amului landa jibi re judasi। और ऐसे छोटा सा ही मैंने गाया, गाना बहुत लंबा है। और कि एक ये माँ बाप की व्यथा है, एक बाप को बोला जा रहा है कि ये जो लड़कियां हैं ना, ये पराई धन है, इनको आप ब्याह कर दोगे, इनको आप भेज दोगे कहीं दूसरी ओर, चल जाएगी, ये अपने घर की चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, और लोग उस पर इसमें मजाक उड़ा रहे हैं एक पेरेंट्स का कि आपका लड़का नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए भी और मजाक उड़ा रहे हैं। और तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया, जस्ट जो मैं अभी कहा कि लड़कियां ही हैं जो आपको अंतिम तक देख सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां भी पापा के बोझ उठाने लायक, पेरेंट्स का बोझ उठाने लायक आजकल हो चुकी है इतना कि वो लोग भी उठा सकती है। इसलिए कभी ये अंतर मत कीजिए जो आप भ्रूण हत्या वगैरह जो होती है, ये उस बेसिक पर ये पूरा इसी के लिए ये गाना बना हुआ है, मतलब जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। जी बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी की बात तो सब बहुत करते हैं आज के समय में, और बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में देखा जाता है, इस पर बहुत काम भी होता है। बट आज भी ऐसे भारत में बहुत सी जगहें हैं जहाँ भ्रूण हत्या जैसा अपराध कहेंगे होता है, और बेटे और बेटी में वाकई में अंतर होता है। इसमें आपका ये प्रयास, इसीलिए शायद महिलाएं आपको इतना सुनना पसंद करती है, और ये एक्चुअली उनके सम्मान की ही तो बात हो गई ना, कि औरतों को समाज में एक इक्वालिटी से देखना बहुत मुश्किल होता है। आज के समाज में भी
आई पर्सनली फील ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन होगा समय के साथ साथ। आप जैसे सोशल वर्कर और भी आगे आते रहेंगे तो डेफिनेटली हर महिला को इक्वालिटी के नज़र से ज़रूर देखा जाएगा, रूढ़िवादीपन जो है वो ख़त्म होगा। देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए एक इस चीज़ पे हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ बराबरी करना लायक हो तो वहाँ बिल्कुल बेहतर दिया जाना चाहिए सभी को, ठीक है। और इसमें कोई दो मत नहीं है भाई, कोई भी आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी आजकल उस लायक हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए मैं पर्सनली फील करती हूँ कि हर किसी को अपना दायरा पता होना चाहिए। बिल्कुल, जस्ट यही बोलना ये चाह रहा था। जरूरी नहीं बिल्कुल। है कि जो काम हर पुरुष कर रहे हैं वो हर महिला करे। बिल्कुल। और ईश्वर ने सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी हैं। जो चीजें महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते, और जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाओं के लिए नहीं है। तो बिल्कुल, इस चीज का ध्यान रखते हुए बिल्कुल। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये इक्वालिटी की बात जो है वो परफेक्ट प्रूव होगी उस जगह पर। ये मेरी राय है। इक्वलिटी पे बढ़ सकते हैं लेकिन आप भगवान की दी हुई चीज पर छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, सीधी सी बात है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत उम्दा सोच है आपकी मुकेश RDX जी। RDX जी, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज शेयर कीजिए ऑन कैमरा हमारे व्यूअर्स के साथ में। एज बहुत छोटी है और बहुत छोटी एज में आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की एंड कंटिन्यू कीजिए, आगे और बढ़ते जाइए। ये सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ डेफिनेटली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फैमिली लाइफ के बारे में, आपका परिवार? हाँ, पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, दादी भैया भाभी भतीजी बहन। वाह, बिग फैमिली। ग्रेट। एंड शादी की आपने? नहीं नहीं तो उनका भी जिक्र करते हैं अभी फिलहाल। लेकिन अभी तक क्यों नहीं? कुछ स्पेशल रीजन? समय तो आ ही रहा है, हमको लगता है बेस्ट एज में भी हैं कि हमको ओके, अभी तक वो मिली नहीं। हो जाएगा जब ऊपर वाले की मर्जी होगी। नहीं, तो ये अचानक तो ऐसा नहीं होता है, ऊपर वाला थोड़ी क्या ठीक है। तो क्या पेरेंट्स की चॉइस से अरेंज मैरिज करनी है या फिर खुद की भी कोई चॉइस है आपकी? ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। ओके, नाइस एक्सप्रेशन। मतलब इस सवाल पे इतना मौन हो जाना। तो व्यूअर्स, मतलब इतने डाउन टू अर्थ है हमारे आज के गेस्ट, इन्होंने कुछ भी नहीं प्लान किया है अभी तक। सो पेरेंट्स, अच्छा लड़का है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन। वेरी सॉरी मुकेश जी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लव मैरिज कर लेना चाहिए। ओह माय गॉड, ये कैसा जवाब है? अभी 1 मिनट के मौन के बाद में अभी समझ आ रहा है। नहीं, क्योंकि खैर लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों बहुत बेहतर चॉइस है, बशर्ते आपका जीवन साथी आपको समझने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे बहुत बार मैंने भी कभी कभी सोचा है, जैसे एक पॉडकास्ट मेरा था तो उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि लव मैरिज करेंगे। Okay. ये इसलिए कि उस समय मेरे को लगा था कि नहीं, लव मैरिज करेंगे तो माने उसको पहले से जानेंगे समझेंगे ये करेंगे, तो फिर एक तरफ से लगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने 10 साल के रिश्ते को भी खत्म होते देखा है और मैंने कल के रिश्ते को भी बेहतर चलते देखा है। बिल्कुल। तो ये मायने नहीं रखती कि आप लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज मैरिज कर रही है, मायने ये रखती है कि आपका जीवन साथी कैसा है, वो आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है। अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। और एक बहुत अच्छी लाइन भी मैंने सुनी है कहीं कि एक उम्र निकल जाती है किसी को समझने में, पर आप समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी के मन को तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, बस अपना कर्म कर सकते हैं, आगे तो जो डेस्टिनी है उसी के ऊपर निर्भर करता है। ओके मुकेश जी, ये आपने अपनी फैमिली लाइफ के बारे में भी शेयर किया, आपकी फ्रेंड सर्कल एंड आगे फ्यूचर गोल्स कुछ ऐसा डिसाइड किया आपने? मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है आपको, या जो सोशल वर्क करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है? नहीं, सोशल वर्क तो कर ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए अब आवाज़ बुलंद करते हैं हर एक उन लोगों का जिनके लिए बोलना चाहिए, जो अपनी बात बड़े स्तर पर नहीं रख पाते हैं, जिनके साथ कुछ दुख हो रहा, तकलीफ हो रहा होगा, उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि आप सड़क की लड़ाई कब तक लड़िएगा? ओके, पावर होना चाहिए आपके पास। आपकी वही बातें जो आप सड़क पे कह रहे हैं, अगर इनको आप सदन में पहुंचाइएगा तो और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, आपकी बातों पर जो विचार कर रहे हैं ऊपर, आप सदन में रहेंगे तो आप बना सकते हैं, वहाँ कानून आप तैयार कर सकते हैं, जो इस हिसाब से जिन लोगों को जो चाहिए, नीडी पीपल के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उस काम में आपको धार मिलेगी अगर आप सदन में जाकर इन बातों को रखते हैं तो। You have the power, because power बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को पूरा करने में। बिल्कुल। आपका रिसेंट का जो एक मुद्दा भी काफ़ी फेमस है,
झारखंड में लिकर को लेकर। जी 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 जी, उसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स से प्लीज़ कुछ शेयर कीजिए, अवेयरनेस। जी। कल परसों मैंने इस बात पर चर्चा भी की थी, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नीति लाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड सरकार द्वारा ऐसा लाया जा रहा है, ये कतई ठीक नहीं है। आप जस्ट ऐसे ही देख सकते हैं कि हमारा पड़ोसी, जहाँ पड़ोसी राज्य बिहार में शराबबंदी हो रही है, और हम लोग यहाँ शराब को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा कहना है कि जैसे अब लोगों को लगता होगा, या शायद पता नहीं, क्योंकि बड़े बड़े अफसर ये सब नीति बनाते हैं, विधायक वो लोग तो पास करते हैं बस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पैसों का भी बहुत बड़ा इसमें उलझोल रहता होगा, उसके लिए करेंगे। क्योंकि अब उनका हवाला ये भी दे रहे हैं ये लोग कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, राज्य में ये होगी। तो मेरा कहना है कि एक स्विट्ज़रलैंड जैसा देश, जो छोटा देश है, और वहाँ की आमदनी, वहाँ की जीडीपी सिर्फ टूरिज़्म पे डिपेंड करती है जी। तो आप समझ सकते हो झारखंड में प्रकृति, झरना हुआ, पहाड़ हुआ, नदी हुआ, डैम हुआ, कमी नहीं है। आप मिनरल्स की बात तो छोड़ दीजिए, खनिज अलग है। खनिज तो भाई, खनिज देने में तो भारत, ये झारखंड सबका बाप है फिर जी। आप इसको हम हटा ही देते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर टूरिज्म पे इतना बेहतर काम कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ राजस्व में कमी होगी। तो आप, मेरा कहना भी है, सरकार से भी मैं बातों को भी रखता हूँ, और इस बार फिर मिलूंगा तो इस बातों को रखूंगा भी ऊपर, बताऊंगा कि आप टूरिज्म के जरिए क्यों नहीं पैसा ये बढ़ा रहे हैं। आप जैसे गांव घर में देख रहे हैं हमारे आदिवासी, खासकर, और ये आदिवासी समाज में ये अभी भी लोग गांव घरों में शराब की वजह से इतने ग्रसित हैं कि आगे बढ़ने तक का सोच नहीं पा रहे। जैसे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे गांव टोला टोला महिलाएं शराब बेच रही हैं। जी बिल्कुल, हर गांव। ये बहुत दर्दनाक ठीक चीज़ है। असल में छोड़िए, वो अलग टॉपिक एक बोलने वाला था, उसको हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है, जो आप देखिएगा, सबसे पहले क्या हो रहा है, शराब पीते हैं लोग, आजकल के युवा सबसे ज़्यादा चपेट में है, और उसके बाद शरीर बिगाड़ लिया अपना पी के। और आप बताइए, जिस परिवार का युवा वर्ग, जिसको आप बोल सकते हैं एक मजबूत स्तंभ बोल सकते हैं फिलहाल बाप के बाद, अब वो अगर आर्थिक चीज़ों से कट जाए, क्योंकि पीने के बाद आपकी सोच बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब खत्म। आपकी घर परिवार की स्थिति कैसी है, पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों की, वो खत्म हुआ। आपका स्वास्थ्य आप कुछ खराब कर ही रहे। तो अब बताइए, जो माँ बाप आपको बचपन से बड़ा किया, खून पसीने की कमाई से आपको पढ़ाया, उनकी भी तो एक इच्छा है कि हम जब वृद्ध हो जाएं तो मेरे बच्चे मुझे पाले पोसे। क्योंकि एक समय होते, समय के बाद हमारा हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, हम काम करने लायक नहीं हो जाते हैं, और तब तक आपका बेटा वो बीमार से ग्रस्त है। आप बता सकते हो कि उस समाज की स्थिति क्या होगी, उस परिवार की स्थिति क्या होगी आने वाले कल में। तो सबसे ज्यादा अभी है कि आदिवासी समाज, और ऐसे समय में इन सब चीजों को जानते हुए भी शराब नीति लाना, तो कहीं ना कहीं एकदम बहुत ही बदतर ये नीति है। बिल्कुल। और आप बात करते हैं, जैसे अभी कुछ लोग कमेंट्स भी करते थे कि हाँ, लोग तो शराब ऐसे भी पी रहे हैं, हड़ियाँ पीते हैं। तो मेरा कहना है कि सोच बदलिए, वहाँ पर बदलवाइए आप लोग को। अब जैसे कुछ ये भी हैं, सावित्रीबाई, नहीं वो क्या, एक ये था, फूलो झानो योजना करके कुछ थी, समृद्धि योजना टाइप से, वो उसके जरिए जो महिलाएं जो शराब बेचती थी उन लोग को पैसा दिया जाता है, जिसमें आप कुटीर उद्योग कुछ लगा सकते हैं, या फिर फल सब्जियों का ये कर सकते हैं। आप वो वाला प्रोफेशन छोड़िए, आप कुछ और कीजिए। हाँ, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। अब जब आप उन लोगों को हटा रहे हैं और फिर यहाँ बोल रहे हैं शराब नीति लाकर आदिवासियों को ठेके पे शराब देंगे, फिर वहां उनको लाइसेंस देंगे। तो अगर इतना ही सोच रहे हैं तो पहले मार्केट में जितना उसमें आधा कर दीजिए कि चलिए भाई आदिवासी को दे दें। एक बोलने का मतलब है मेरा तरीका से, नया और ऐड नहीं करना, नहीं एक बढ़ावा इतना ज्यादा। आप शराब को, आप कल परसों इरफान अंसारी जी का मैंने पोस्ट देखा था, उसमें उन्होंने किया था कि गुटखा पर बैन। क्यों भाई, गुटखा से इतना आमदनी राजस्व नहीं हो रही है। अब जब आप गुटखा पर बैन इसलिए कर रहे हैं कि इससे शारीरिक नुकसान हो रहा है, तो शराब कौन सा अमृत पिला रहे हैं आप, शराब से तो और ज्यादा होगी, तो आप उसको बैन कर सकते हैं। और यहां पर तो ऐसे, अब वेलोर की बात करते हैं, वेलोर में ऐसा हॉस्पिटल है जो
हमको लगता है कि भारत के हर एक कोने से लोग वहाँ जाते हैं इलाज कराने। बिल्कुल, विदेश और के भी लोग आते हैं। बाहर से, विदेश से भी आते हैं जी बिल्कुल। और वहाँ सुने हैं कि पैसा भी कम लगता है थोड़ा, ओके, ठीक है। तो आप ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाते, आप ऐसा कॉलेजेस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते जहां बाहर के लोग यहां आकर स्कॉलर करें, यहां पढ़ाई करें, यहां इलाज कराएं और बेहतर कमाई की जा सकती है उसमें भी। आप अपने लोगों को थोड़ा कम मूल्यों पर आप उनके लिए आप ये सुविधा रखिए, और बाहर के लोग हैं उनके वही कुछ मिनिमम कीजिए, हाइस्ट नहीं। और बाहर के लोग आते हैं और इससे बेहतर एक राजस्व बढ़ाया जा सकता है झारखंड सरकार का भी। जी बिल्कुल मुकेश, RDX जी आपकी सोच तो बहुत ही उम्दा है, बहुत बारीक भी है ये सब बातें, और डेफिनेटली इस तरह की बातों को रखना एक अलग बात है और एक सदन में रहकर, बिल्कुल बिल्कुल, पावर में रहकर रखने में बहुत अंतर होता है, असर करता है ये सब कुछ। तो युवाओं, ये भी एक युवा ही है एक्चुअली, मुझसे भी उम्र में बहुत छोटे हैं, इनके सपने, इनका वर्क देखकर समझ में आ रहा है वाकई में आज जो शराब में युवा, स्पेशली जो यूथ हमारा स्पॉइल हो रहा है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है RDX जी आपके लिए। एंड प्लीज़ इंस्पायर होइए इन चीज़ों से, समाज के लिए कुछ करने की चाहत रखिए, ये मेरी जस्ट एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आगे चॉइस आप सबों की है। RDX जी, ऐसा क्या कारण है जो हमारी आज की यूथ इस लिकर वाली इस कल्चर में इतना फंसते जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, शराब क्यों पीते थे लोग? जब पुरानी बात थी, जब इतने कल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ था, वो एक इंजॉयमेंट तक के लिए था। जब पर्व है, त्योहार है, जिस आदिवासी समाज में अभी भी है, हड़ियाँ का सेवन होता है, ओके, और वो पूजनीय चीज़ है। आप किसी भी चीज़ को आप देखिएगा कि अभी शिव की पूजा करने जाइएगा जी, तो बहुत कोई भांग वगैरह सब ये देते हैं, एक पूजने लायक तक ही थी। और जिसको आप ग्रहण भी करते तो एक प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए। और लोग, अब बोला जाता है ना कि दवाई भी अगर आपका एक्सेस हो जाता है तो वो भी जहर बन जाती है। बिल्कुल, बहुत। हाँ, तो ये तो शराब है भाई, खराब करेगी आप। अब क्या हो गया है, जो चीज पहले रिफ्रेशमेंट के तौर पे लिया जाता था वो अब मस्ट हो गया है, पूरे वही चीज नुकसान कर रहा है। कोई भी चीज आप लिमिट में रह के करते हो तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया जेंडर इक्वालिटी में भी कि उसकी भी एक लिमिटेशंस है। माने ये तो एक मंत्रा हो जाता है कि लाइफ में सब कुछ करो लेकिन हर चीज का एक दायरा होता है। बिल्कुल, जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो दिक्कत होती है, बिल्कुल दिक्कत होती है। जैसे कि पानी के बांध होते हैं, जब वो टूट जाए तो बाढ़ लग जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मुकेश जी, आपसे बात करके डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में बहुत शॉर्ट में हमने जाना और बहुत गुहिया बातें आपसे जानने को मिली। इतनी छोटी एज में इतना ज्ञान प्राप्त करना इतना ईजी नहीं होता है, बट हाँ आप बिकॉज जैसा आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ही आपके टीचर बने, आपके गाइड बने, तो डेफिनेटली इजी हो जाता है। इससे एक मंत्रा और मिलता है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को गाइड करने के लिए एक छोटा पहल तो करना ही चाहिए। क्या पता हमें उनके गुरु बनकर उनको सही मार्ग दिखा दे, बिकॉज पेरेंट्स से ज़्यादा शायद ही बच्चे के बारे में कोई अच्छा सोच सकता है। बिल्कुल। आज के समय में क्या कभी भी ये हम जान सकते हैं, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं। और बहुत दुख वाला पार्ट वो लगा जो आपने बताया कि जब पेरेंट्स अपने बुढ़ापे में अपने बच्चे को ग्रसित देखते हैं शराब के नशे में, तो ये सब बहुत टच करने वाले पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल आपके माध्यम से हमारे व्यूवर्स जानेंगे, मैंने भी जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश RDX जी, हमारे इस निमंत्रण को आपने स्वीकार किया और बहुत गुहिया बातें आपने बताई, चाहे वो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो और आपके फ्यूचर गोल्स हो। सो इट ऑल वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार।